भारतीय राजनीति में एक चेहरा ऐसा है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा दिमाग जिसने देश की कुछ सबसे बड़ी राजनीतिक जीतों की पटकथा लिखी और कुछ सबसे बड़ी हार का स्वाद भी चखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। तो सवाल यही है, आखिर क्या चीज है जो इस मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट को चलाती है? क्या ये कोई विचारधारा है, सत्ता की भूख है, या फिर कुछ और ही? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जगह से। प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले यूनाइटेड नेशंस में एक हेल्थ वर्कर थे। इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री तब हुई जब भारत के हेल्थ सेक्टर पर लिखे इनके एक पेपर पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पड़ी। तो देखिए, उनका सफर भी बड़ा दिलचस्प है। 2007 में राहुल गांधी से बात हुई, पर बात बनी नहीं। वो यूएन के साथ अफ्रीका चले गए, लेकिन 2010 में उनके उसी रिसर्च पेपर ने उन्हें सीधे नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया। और फिर 2012 में उन्होंने मोदी की गुजरात में तीसरी बड़ी जीत की पूरी रणनीति तैयार की। 2014 के लोकसभा चुनावों में तो पीके ने जैसे भारतीय राजनीति में कैंपेनिंग का तरीका ही बदल दिया। सोचिए जरा, 3D होलोग्राम रैलियां, चाय पे चर्चा जैसा जमीनी अभियान और गांव-गांव तक पहुंचने के लिए सैकड़ों वीडियो वैन्स। ये सब कुछ उस वक्त बिल्कुल नया था, अभूतपूर्व था। प्रशांत किशोर का कद इतना बड़ा हो गया था कि उनका ऑफिस कहीं और नहीं बल्कि मोदी के सरकारी आवास की ऊपरी मंजिल पर था। ये नज़दीकी उनकी ताकत तो थी ही, लेकिन यही बाद में पार्टी के अंदर कलह की वजह भी बनी। और जैसा अक्सर सत्ता के गलियारों में होता है, यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 2014 की जबरदस्त जीत के बाद किशोर और बीजेपी लीडरशिप, खासकर अमित शाह के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। देखिए, मसला पूरा नजरिए का था। एक तरफ प्रशांत किशोर को लगता था कि इस जीत का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए और सरकार में पॉलिसी बनाने में उनका बड़ा रोल होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडरशिप उन्हें सिर्फ एक पेड कंसल्टेंट की तरह देख रही थी, जिसका काम चुनाव के साथ ही खत्म हो गया। और बस वो आखिरी मुलाकात थी। कहते हैं मोदी जी ने उन्हें अमित शाह से मिलने को कहा और उस मीटिंग में शाह ने उनकी एक नहीं सुनी। यहीं से पीके और अमित शाह के बीच एक जबरदस्त प्रोफेशनल राइवलरी की शुरुआत हो गई। तो बीजेपी से अलग होने के बाद जाहिर है प्रशांत किशोर बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सीधे मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया और 2015 के बिहार चुनावों में बीजेपी को हराने का प्लान बनाया। बिहार की इस जबरदस्त जीत के बाद तो उनका कद और भी बड़ा हो गया और अब उन्होंने हाथ डाला अपनी सबसे बड़ी चुनौती में। 2017 के चुनावों के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करना। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका एक आइडिया बुरी तरह से पिट गया। राहुल गांधी के लिए खाट सभा रखी गई, लेकिन सभा के खत्म होते ही वहां आए लोग खाट यानी चारपाइयां उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। मीडिया में इसका खूब मजाक बना और नतीजा बेहद शर्मनाक था। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली सिर्फ 7 सीटें। यह पीके के करियर पर एक बहुत बड़े धब्बे की तरह था। और यहीं से एक नैरेटिव, एक कहानी बननी शुरू हुई कि पीके एक अच्छे प्रोडक्ट को तो बेच सकते हैं, जैसे मोदी या नीतीश, लेकिन वो जमीन से किसी पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते। जहां मजबूत चेहरा नहीं, वहां पीके फेल हैं। अब आते हैं प्रशांत किशोर के करियर के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे कंफ्यूजिंग पहलू पर, यानी उनके फैसलों और उनके बयानों के बीच का गहरा विरोधाभास। प्रशांत किशोर खुद को सेंटर लेफ्ट विचारधारा का बताते हैं। मतलब मोटे तौर पर वो जो सामाजिक बराबरी और प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हैं, लेकिन जब हम उनके काम को देखते हैं तो ये दावा सवालों के घेरे में आ जाता है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये विरोधाभास शीशे की तरह साफ है। एक तरफ वो वंशवाद की राजनीति के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार से लेकर स्टालिन और जगन मोहन रेड्डी जैसे वंशवादी नेताओं के लिए काम किया है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने उस नेता को चुनाव जिताने में मदद की जिस पर 31 से ज्यादा भ्रष्टाचार के केस हैं। वो खुद को गांधी का फॉलोअर बताते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में गोडसे के एक प्रशंसक और शामिल कर लेते हैं। ये विरोधाभासी प्रशांत किशोर की पहचान बन गए हैं। अब आते हैं हाल की बात पे, उनकी सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी पब्लिक फेलियर पर, 2024 के आम चुनाव के लिए की गई उनकी भविष्यवाणियां। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि बीजेपी को 303 या उससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, लगभग 2019 जितनी ही। पर असल में क्या हुआ? नतीजा आया सिर्फ 240 सीटें।
उनकी भविष्यवाणी और असलियत के बीच का ये बड़ा फासला उनकी एक राजनैतिक पंडित वाली इमेज के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो इस बड़ी गलत भविष्यवाणी के बाद सवाल उठने लगे, क्या पीके सच में जमीन की हकीकत पढ़ने में चूक गए, या फिर जैसा कुछ लोग कहते हैं, क्या ये उनके पुराने बॉस नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाने की एक सोची समझी कोशिश थी? तो अपनी सारी भविष्यवाणियों और कंसल्टिंग के बाद अब प्रशांत किशोर ने वो कदम उठाया है जो शायद उनका सबसे बड़ा दांव है। उन्होंने कंसल्टिंग छोड़कर अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है। ये फैसला रातों रात नहीं हुआ। पहले कांग्रेस के साथ सालों तक बात चली, जो बनी नहीं। फिर उन्होंने बिहार में एक लंबी 665 दिनों की पदयात्रा की और आखिर में जन सुराज नाम से अपनी पार्टी बना ली। लेकिन कमाल की बात देखिए, पार्टी लॉन्च हुई गांधी जयंती के दिन और लॉन्च होते ही विवादों में आ गई, क्योंकि इसमें कई विवादित और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले चेहरों को शामिल किया गया। मतलब उनके अतीत के विरोधाभास उनके नए राजनीतिक सफर में भी उनके साथ चल पड़े हैं। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जो उनके पूरे करियर को समेट देता है। क्या जो आदमी किंग मेकर है वो खुद किंग बन सकता है? ये वो सवाल है जो प्रशांत किशोर की राजनीति के अगले चैप्टर को तय करेगा, और इसका जवाब हमें सिर्फ वक्त ही दे सकता है।